अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि वक्रता केंद्र क्या है और वक्रता त्रिज्या क्या है, दूरी क्या है, प्रधान अक्ष क्या है, फोकस क्या है और फोकस दूरी क्या है। और अभी जो हम लोग पढ़ेंगे, अभी जो हम लोगों का जो टॉपिक है वह फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, ठीक, वह किस रिलेशन से जुड़ा हुआ। तो मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ। तो जैसे ये गोलीय दर्पण है, ये अवतल दर्पण को लेते हैं हम लोग दोनों केस में चलेंगे, अवतल दर्पण एज वेल एज उत्तल दर्पण। ठीक है बच्चों, तो ये आपका दोनों, ये सी हो जाएगा, इधर का अंदर का पार्ट क्या हो जाएगा, सी। जिस सेंटर से डिवाइडर का नोक जहाँ पे रखोगे वो पॉइंट, और पेंसिल को ऐसे घुमाओगे, जहाँ पे भी डिवाइडर का नोक रहेगा उसी को सी मानना। डिवाइडर का नोक को कैसे एडजस्ट करोगे, जब भी एडजस्ट कीजिएगा 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, ताकि उसका हाफ करने में आप लोगों को क्या हो, कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो। 7 सेंटीमीटर भी मापिए, बट 7 सेंटीमीटर का हाफ कर देना 3.5, ठीक, 3.5 कर लेना, समझे बात को। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये पी हो जाएगा। तो इसके मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें, हो गया ना बच्चों। दर्पण से प्रावर्तित हुआ तो किधर मूव, उधर तो नहीं जाएगा, जब भी आएगा तो नीचे आएगा, नीचे आया यानी आ गया एफ, समझे बच्चे। उसी टाइप से अगर इसमें जाएंगे तो इधर से आएगा और रिफ्लेक्ट होकर ये फिर ऊपर चला जाएगा। ऊपर जाने के बाद ये मिलता हुआ प्रतीत होगा मुख्य अक्ष से, तो वो क्या, वो पोर्शन क्या कहलाएगा, आपका एफ कहलाएगा। ठीक है। अब ये आपतित किरणें हैं, ये प्रावर्तित किरणें। देख लेते हैं इसमें प्रावर्तन का नियम फॉलो होता है या नहीं होता है। प्रावर्तन का नियम, गोलीय दर्पण के लिए प्रावर्तन का नियम सही है या गलत है। प्रावर्तन का नियम, प्रावर्तन के नियम में क्या करते हैं कि केंद्र से होते हुए एक किरण गुजारे, केंद्र से होते हुए, जैसे कि अगर ये कोई वृत्त है, वृत्त में ये केंद्र है, केंद्र से होते हुए अगर यहाँ पे किरण गुजारेंगे तो ये हमेशा सरफेस के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री के साथ। लेकिन यह किसके साथ जाना चाहिए, सेंटर के साथ जाना चाहिए, समझे बात को। सेंटर से पास होता हुआ लाइन, चूंकि अगर इसको मिला दे तो चूंकि एक क्या बन जाएगा, गोला बन जाएगा। तो गोला का सेंटर, सेंटर से अगर परिधि पे डालेंगे तो जो भी वह डाला जाएगा वह क्या होगा, अब लंब ही होगा। तो यहाँ पे इसको ऐसे मिला दिया गया, ठीक है बच्चे, यहाँ पे ऐसे मिला देंगे तो ये क्या होगा, लंब होगा। तो आपतित किरण और लंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं, एंगल आई। आपतित कोण, आपतित किरण और लंब, अभिलंब के बीच के एंगल को आपतन कोण बोलते हैं। परावर्तित किरण ये है और अभिलंब के बीच के एंगल को परावर्तन कोण बोलते हैं। तो पहला नियम क्या था, देखने क्या कि अगर हो रहा है या नहीं हो रहा परावर्तन किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में, चलो सेटिस्फाई किया। दूसरा नियम, एंगल आई और एंगल आर, एंगल आई बराबर एंगल आर, दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ये भी आपका सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें देख रहे हैं क्या होता है कि नहीं होता। तो सेंटर तो यहाँ है, सेंटर से करते हैं, ये एक अभिलंब हो जाएगा, ठीक, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के एंगल को एंगल आई, आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के एंगल को एंगल आर। इसमें भी फॉलो होता है कि नहीं होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। एंगल आई और एंगल आर दोनों आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, समझे बच्चों। तो अब देखिए ये बात समझना होगा कि अगर कोई वृत्त है, वृत्त में अगर सेंटर है, सेंटर से वृत्त के किसी भी पार्ट पे अगर डालेंगे तो वह कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का ही एंगल बनाएगा, समझे बात को। तो चलिए, तो ये तो आपका एक बेसिक कंसेप्ट था जिसमें बताया कि गोलीय दर्पण में भी परावर्तन का नियम फॉलो होता है, ठीक। और एक कंसेप्ट है कि ऐसे कि कोई भी गोलीय दर्पण बनाओगे, गोलीय दर्पण बनाते समय ये आपका, इसका जो मध्य बिंदु होगा, दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाएगा, फोकस। दर्पण का एक केंद्र होगा ना, दर्पण जो है गोले का भाग, तो गोला का केंद्र तो वक्रता केंद्र, तो गोला का केंद्र मान के चलिए सी। सी कैसे पता चला हमको, तो जब आप इसको ड्रॉ करोगे तो ऐसा नहीं कि अपने हाथ से ऐसे ड्रॉ कर दिए। डिवाइडेड लेना, डिवाइडेड का नोक यहाँ पे रखो, पेंसिल को 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखिए, 7 8 कुछ कितने भी डिस्टेंस पे रखिए, और उसको पकड़िए और ऐसे घुमा दीजिए। स्टेप से ऐसे घुमाओगे ऐसे तो ये शेप बनेगा। अब ये शेप बनेगा तो जो डिवाइडर का नोक जो था वो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और अनदर किसी को भी अपने मन से कुछ नहीं मान लेना, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद ये जो पोर्शन बना, ये पोर्शन क्या होगा, मिरर का पोर्शन होगा।
अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली जो लाइन होगी वह क्या होगी, प्रधान अक्ष होगी। प्रधान अक्ष अगर है तो ये P और C, चूंकि ये क्या है, गोले का भाग है, तो गोले की त्रिज्या क्या है, PC, तो वक्रता त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, PC। बस इतना फैक्ट याद रखना है, फोकस जो होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो PC अगर 8 सेंटीमीटर है, फोकस कहाँ पे तय कीजिएगा, F पर, समझे। तो ये F है फोकस दूरी, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, R है वक्रता त्रिज्या। तो यानी F बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, R/2। यानी फोकस जो है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो इसी चीज को हम लोग आगे प्रूव करते हैं कि फोकस जो है वक्रता त्रिज्या की आधी कैसे होती है। तो अब जो है हम लोग का अगला जो फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, F = R/2। इसको रिप्रेजेंट करने का अलग अलग तरीका, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या तो ऐसे भी लिख सकता है आपकी लैंग्वेज में, R = 2 × F। यानी क्या हुआ, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, समझे। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, सिद्ध करे फोकस, लिख सकते हो सिद्ध करे फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ये एक स्टेटमेंट। और ये अथवा दे के भी लिख सकते हो कि वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डबल ऑफ फोकल लेंथ, यानी तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। दोनों एक ही स्टेटमेंट है, बट अब इसको हम लोग प्रूव करते हैं। प्रूव में क्या किए देखिए, सबसे पहले एक दर्पण लीजिए, ये दर्पण है आपका, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण ले लीजिए। अवतल दर्पण का केस ज्यादा बेटर लगता है, समझ में भी आता है हम लोग को, और उत्तल दर्पण भी आएगा, तो उत्तल दर्पण को भी हम लोग इसमें प्रूव करके देखेंगे, ठीक। उत्तल दर्पण को भी हम लोग करेंगे इसमें प्रूव, इससे, ठीक, लेकिन थोड़ा सा फास्टली, इसको बेसिक से समझ। तो अब ये किसका केंद्र है, अगर इसको पूरा ऐसे मिला देते गोला बनेगा। अब गोला बनने के लिए केंद्र चाहिए, तो केंद्र आपका हो गया, मान के चलिए इसको बोल देते हैं C। इस दर्पण का मध्य बिंदु होगा, तो मध्य बिंदु मान लिए P, जिसको पोल बोलते हैं। दोनों को मिलाने वाली लाइन होगी, तो मिलाने वाली लाइन हो गई, क्या हो गया, मुख्य अक्ष, ठीक। इसके समांतर आपतित किरण गुजारे। अब बताइए, इसके समांतर अगर आपतित किरण गुजारिएगा तो वह किससे पास करेगा, कॉमन सा बात है, किससे पास करेगा, फोकस से। कोई दिक्कत बच्चों, अब फोकस से पास किया तो ये कौन सी किरण है, आपतित किरण। अब देख रहे हैं कि इसमें परावर्तन का नियम अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको मिला दिए तो ये क्या होगा, अभिलंब, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, और ये एंगल क्या होगा, एंगल I, और इधर वाला एंगल R। अब इधर भी कुछ एंगल बन रहा है ना थीटा के साथ, मुख्य अक्ष के साथ, इसको बोल देते हैं क्या, थीटा एंगल बन रहा है। कोई दिक्कत बच्चों, तो चलिए समझते हैं। और एक चीज बताना था, जैसे कि एक होता है आपको मिलेगा द्वारक, वृत्तीय परिधि का व्यास ही क्या कहलाएगा, दर्पण की वृत्तीय परिधि का व्यास क्या कहलाता है, द्वारक। जैसे कि ये है ना, ये जो डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये सब छोटा छोटा डिस्टेंस क्या कहलाएगा, द्वारक कहलाएगा, समझे बच्चों। तो हम जो ऐसे बनाते हैं, एक्चुअल में इतना ज्यादा कर्व नहीं होता है, समझे, बहुत 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 कम कर्व होता है, वो आपको पता भी नहीं चलता है कोई भी दर्पण में कि कर्व भी है या नहीं है, ठीक। तो हम लोग समझने के इसको ज्यादा टेढ़ा कर देते हैं, कर्व कर देते हैं, ठीक। तो चलिए, तो ये C है, F है और P है। तो हम लोग इसका लैंग्वेज पहले लिख देते हैं, ये M और इधर वाला N, यानी MN एक मिरर है, MN एक क्या है आपका, अवतल दर्पण है ना, अवतल दर्पण है। और इसका नाम लिख देते हैं हम लोग P तो वहाँ यूज हो चुका है, ठीक। तो कोई अदर, इसको मान लेते हैं A और ये B, यानी क्या, AB एक आपतित किरण है, आपतित किरण है, और बिंदु P आपतन बिंदु से रिफ्लेक्ट होके क्या बना रही है, BC बना रही है, समझे बात को। तथा आपतन बिंदु B से परावर्तित होकर किरण BC निकलती है, हो गया बच्चों। और CB
आपतन बिंदु पर क्या बच्चों, लंब है। सी भी आपतन बिंदु पर लंब है, तो ये लंब हो गया। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये तो आपका बेसिक था। उसके बाद अब आगे है कि अब हम लोग देखते हैं इसमें कि करना क्या है। चूंकि देखिए सबसे पहला बात हमको प्रूव्ड क्या करना है, F बराबर R/2, यानी क्या, सबसे पहला जो स्टेटमेंट लिखते हैं ए बी पैरेलल है, या एक सिंपल पहला स्टेटमेंट ये लिख देते हैं, प्रावर्तन के नियम से ना, ऊपर में जो स्टेटमेंट लिखा हुआ प्रावर्तन के नियम से क्या होगा, एंगल आई और एंगल आर दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। कोई दिक्कत बच्चों? चूंकि अब ए बी पैरेलल है पीसी के, देखिए ए बी पैरेलल पीसी, ए बी ये किसके पैरेलल है, पीसी के पैरेलल है। और इसको अगर तिर्यक रेखा मानेंगे तथा बीसी एक तिर्यक रेखा है, समझे बच्चों, तिर्यक रेखा है, तब एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल थीटा लिख सकते हैं। देखिए तो एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल थीटा, क्यों? देखिए इसको हम लोग कट करके यहाँ बनाते हैं। ये क्या है आपका ए बी, इधर वाला क्या है, ये पी है और इधर वाला सी है, और एक लाइन गया हुआ ऐसा, और इधर बना रहा है एंगल आई और इधर बना रहा है थीटा। कौन सा एंगल से हुआ बताइए? जब दो समांतर रेखा ऐसे कट होता है तो कोना कोनी अंतर बराबर हो रहा है, तो क्या होगा, अंत एकांतर कोण, अंत एकांतर कोण, ये दोनों आपस में बराबर हो गया। इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं, 2। इक्वेशन 1 और 2 को देखें, देखने इक्वेशन 1 और 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 में आई बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो एंगल आर इज इक्वल्स टू एंगल थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत? एंगल आर इज इक्वल्स टू एंगल थीटा हो गया आपका यहाँ पे, ठीक। अब चलिए जल्दी जल्दी इसको ताड़ लीजिए, ताड़ लिए, हो गया। चलिए तो दैट मीन्स कि अब इसी को आगे करते हैं हम लोग। आर इज इक्वल्स टू थीटा है, मैं इसे मिटा रहा हूँ अभी, ठीक। चलिए तो आर इज इक्वल्स टू थीटा किस में आ रहा है, आर इज इक्वल्स टू थीटा कौन से ट्रायंगल में आ रहा है? तो अब चलो इन ट्रायंगल बी एफ सी चले, तो इसमें क्या दिखाई दिया हमको, क्या ऑब्जर्व किए, आर इज इक्वल्स टू थीटा। देखो आर इज इक्वल्स टू थीटा, कोई दिक्कत है बच्चों? तो अब आर इज इक्वल्स टू जब थीटा आया तो दोनों कोण क्या है, आपस में बराबर है। तो जानते हैं कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होता है। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होता है। तो जब बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी है, BF। आर के सामने वाली भुजा कौन सी है, CF। दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। चलिए बेटा दें, देखिए यहाँ पे क्या है, दर्पण का द्वारक एक्चुअल में बहुत ज्यादा छोटा होता है। ये जो द्वारक है यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है, ये वाला जो लेंथ है, ये सब बहुत ज्यादा छोटा होता है, समझे बात को। तो अब जब बहुत ज्यादा छोटा होगा तो अगर हम इस चीज को, यानी ये लाइन को अगर हम ऐसे नीचे लाएंगे तो ऐसा लगेगा कि बी जो है, बी पॉइंट जो है कहाँ पे है, पी पर ही है, समझ बात को। बी पॉइंट जो है वो कहाँ पे है, पी पर, क्योंकि ये लाइन हमको दिख रहा है कि यहाँ बहुत ज्यादा दैट मीन्स की ये कर्व है, बट एक्चुअल में बहुत कम रहता है। यानी अगर मान चलो ये लगभग ऐसा रहता है, इस टाइप का, ये बी है, उसी पॉइंट पे क्या पी। अब इसको अगर मोड़ोगे तो बी किसको ढक लेगा, पी को ढक लेगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, द्वारक। तो दर्पण का द्वारक छोटा होने के कारण क्या होगा, बी किसके संपाती होगा, बी पी के संपाती होगा।
समझ रहे हैं ना बच्चों बात को? ये क्यों हुआ बी की पी के संपाती? रीजन क्या है कि ये जो कर्व है, आपको ऐसे जो कर्व दिख रहा है, ये कर्व ऐसा नहीं रहता, इस टाइप का नहीं रहता है रियलिटी में, ठीक। वो रियलिटी काफी बहुत कम होता है वो, समझे? इसका जो कर्व होता है बहुत ज्यादा कम, बहुत ही कम होता है। तो इसका जो व्यास है, ये जो बन रहा है, ये दैट मीन्स क्या है कि ये जो डिस्टेंस बन रहा है दोनों के बीच का, ऐसे है ना, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस बन रहा है वो काफी कम होता है, समझे बात को? तो वही चीज को हम लोग यहाँ लिखे, बी पी के संपाती होता है। तो जब बी पी के संपाती होगा तो बी को हटा के क्या लिख सकते हैं हम लोग? पी। तो पी एफ इज इक्वल्स टू सी एफ। ये स्टेटमेंट मैम, समझे? तब हमको क्या चाहिए? आर का रिलेशन चाहिए। तो अब प्रूफ को देखो, आर कब मिलेगा हमको? जब पीसी लिखेंगे तब हमको आर मिलेगा। तो चूंकि पीसी बराबर क्या लिख सकते हैं उसको? पीसी को किस भाग में कैसे लिख सकते हो? तोड़ के दो भाग में। पीसी को लिख सकते हैं पी एफ और सी एफ, पी एफ और सी एफ लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है बच्चों? तो इसमें देखिए सबसे पहला बात है कि ये एन है और पी से लेके सी तक का डिस्टेंस, ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। पी से लेके एफ तक का डिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं? फोकस दूरी बोलते हैं। कोई दिक्कत है बच्चों? तो पीसी को क्या लिख देंगे हम लोग? त्रिज्या आर। पी एफ को पी एफ ही रहने दिए अभी। सी एफ किसके बराबर है? सी एफ किसके बराबर है? पी एफ को। तो सी एफ को हटा के क्या लिख दिए यहाँ पे? पी एफ लिख दिए, ठीक है। तो अब इसी को आगे स्टेटमेंट में लिखा जा रहा है, आर इज इक्वल्स टू पी एफ। तो यानी पी एफ को क्या लिखते हैं हम लोग? एफ प्लस एफ। फिर एफ इज इक्वल्स टू आर बाय टू। नहीं समझे? आर इज इक्वल्स टू कितना आया? 2f। फिर एफ इज इक्वल्स टू आर बाय टू। हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे एक साथ, जब हम लोग दर्पण सूत्र पढ़ेंगे, उसका प्रूफ पढ़ेंगे, तो उसमें आप लोगों को ये इस टाइप पे इस थ्योरी पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करवाया जाएगा। बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एफ बड़ा बार आर बाय टू बहुत बार आया हुआ भी एग्जाम में सिद्ध करने के लिए, तो आप लोग को ज़रूरत है इस पर मेहनत करने का, समझे बच्चों? तो 2-3 बार बनाओगे पकड़ में आ जाएगा, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है कोई भी चीज़, समझे? बार बार प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बेटर है। चलिए।